आइए आज पढ़ते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। यहाँ यह समझने की बात है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो प्रारंभिक परमाणु मॉडल है यह इसमें इलेक्ट्रॉन को एक कण माना गया है और उस कण की तुलना जो है सूर्य के प्रकाश से आने वाली कणों के रूप में किया गया है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है वह बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में आती है और उसके एक बंडल अथवा पैकेट की जो ऊर्जा होती है वह एच न्यू के बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। इसी का सहारा लेकर के जो है इन्होंने जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर किया। हमारे अनुसार इसमें केवल दो बिंदु मुख्य हैं। एक यह है कि इनकी कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है और उसी कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं जिसे हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं, जिसे हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये बाहर से ऊर्जा पा जाते हैं तो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चले जाते हैं या दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में चले जाते हैं, जिसके कारण उसमें निश्चित आवर्त की रेखाएं पाई जाती हैं। अब अगर हम विस्तार से इसका अध्ययन करें तो इसमें कई बिंदु आते हैं। पहला पॉइंट है कि परमाणु एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है, जैसा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कहा गया है। लेकिन नील्स बोर के परमाणु मॉडल में कहा गया है कि परमाणु नाभिक के बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां n एक मुख्य क्वांटम संख्या है जिसका मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जिसका मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। यदि हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल लें और उसका वेग v लें तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r हो तो कोणीय संवेग mvr होगा। इस दशा में mvr बराबर होगा nh/2π, जहां n एक मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसा कि हमने बताया पहले कि n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकती है। इसे हम KLM अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम KLMN अक्षरों से भी प्रदर्शित करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 8, 18, 32 हो सकती है। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए लगातार गति करते रहते हैं। इसीलिए जो है इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है और ये नाभिक में नहीं गिरते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि जब इन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में चले जाते हैं या दूसरी कक्षा को छोड़ करके जो है पहली कक्षा में चले जाते हैं। जब ये पहली कक्षा को छोड़ करके दूसरी या तीसरी कक्षा में जाते हैं तो ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं तथा ये जब बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इन्हीं के कारण जो है इनमें उत्सर्जन अथवा अवशोषण के कारण इनमें निश्चित आवर्त की रेखाएं पाई जाती हैं। यदि हम पहली कक्षा की ऊर्जा E1 मान लें और दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2 मान लें तो डेल्टा E बराबर होगा E2 - E1,
या डेल्टा ई बराबर एच न्यू, और न्यू जो है देहली आवृत्ति है जिसका न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा, इसलिए डेल्टा ई बराबर एच सी अपान लैम्डा, जहाँ सी प्रकाश का वेग है, लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब इसमें कण माना गया है तो इसमें तरंग दैर्घ्य कहाँ से है, तो इसके लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल, जो आधुनिक मॉडल है वह इलेक्ट्रॉन के तरंग सिद्धांत पर आधारित है। इसका अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे।